गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कृतिका भाग 1 पाठ 4 आपको समझाया गया। इसके प्रश्नोत्तर भी समझाए गए। अब हम इसके अतिरिक्त प्रश्न करेंगे। अतिरिक्त प्रश्न पहला है, माटी वाली के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती है, लिखिए। बच्चों, इसमें आपको आपने ये कहानी पढ़ी। इस कहानी में जिस माटी वाली महिला का चित्रण किया गया है, कहानीकार ने उसके बारे में जो बताया है, उसके विचार से आपको उसमें कौन कौन सी विशेषताएं नजर आई, वो आपको लिखनी है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम लिखेंगे निर्धन महिला। इस कहानी में प्रमुख पात्र सिर्फ माटी वाली ही है और माटी वाली को कोई नाम नहीं दिया गया है। वह हरिजन जाति की एक निर्धन महिला है। उसके कोई संतान नहीं है। इस कहानी में सिर्फ उसके वृद्ध और बीमार पति का जिक्र किया है। वह महिला इतनी निर्धन है कि उसका भरण पोषण करने के लिए, अपने पति का ध्यान रखने के लिए, उनके भोजन की व्यवस्था और स्वयं के भोजन की व्यवस्था करने के लिए वह प्रतिदिन माटी खोदने का कार्य करती हैं, घरों में माटी डालती है और उससे प्राप्त भोजन तथा कुछ पैसे रुपए जो मिलते हैं उससे वह अपना गुजारा करती है। तो यहाँ उसके बारे में बताया गया है कि वह महिला बहुत ही निर्धन है। दूसरा, वह हरिजन महिला है। यहाँ हमें विशेष तौर से उसकी जाति के बारे में बताया गया है कि वह हरिजन महिला है। उसका संबंध समाज के दलित वर्ग से है। उसके पास कोई पैतृक धन संपत्ति भी नहीं है और ना ही वह पढ़ी लिखी है। इसके अलावा कोई और अन्य कार्य भी उसने नहीं सीखा है। उसके पास ना तो खेत है जिस पर वह अन्न उगाकर अपना भरण पोषण कर सके। वह तो स्वयं दूसरों की जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहती है और उसके बदले में उसे बहुत सारे कार्य उनके घर के करने होते हैं। किनके घर के? जिनके घर पर उसने जिनकी जमीन पर उसने अपनी झोपड़ी बना रखी है। अब देखिए, उदार और दयालु दूसरी विशेषता है इसकी, उदार और दयालु। माटी वाली का हृदय बहुत उदार है, वह बहुत दयालु है और निस्वार्थ प्रेम की भावना उसके अंदर है। वह चाहती तो वह भी तो भूखी थी, वह सिर्फ अपना पेट भर लेती और सोचती कि अपने बीमार पति को कहाँ से खिलाऊं। लेकिन उसके मन में दया भाव देखिए कि पति बीमार है, घर का सदस्य है, किसी समय में उसने उसका बहुत ध्यान रखा होगा, दोनों ने मिलकर अपनी गृहस्थी की गाड़ी को चलाया होगा। लेकिन आज जब उसका पति बीमार है तो वह उसकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए, उसकी वृद्ध अवस्था को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में उसके बारे में सोचती है ना। 2 रोटी में से 1 रोटी कपड़े में बांध कर रख लेती है और 1 रोटी वह चाय के साथ खा लेती है। दूसरा, वह अपने पति का बहुत ध्यान रखती है। पति के घर रहने और कोई काम न करने के कारण भी उसे कभी भी अपने पति पर गुस्सा नहीं आया, ना उसने कभी अपने पति पर चिड़चिड़ाहट की, है ना। वह तो अपना काम होते ही जो भी उसे प्राप्त होता, जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की तैयारी में रहती कि घर पहुंचकर वह अपने बीमार पति को भोजन कराएगी। उसकी तीसरी विशेषता है विनम्र और परिश्रमी। माटी वाली जो है वो बहुत विनम्र है और बहुत परिश्रमी महिला है। अपने ग्राहकों से वो बहुत विनम्रता से बात करती है।
उसके मधुर भाषण से सभी उसे चाहते भी हैं और पहचानते भी हैं। देखो बच्चों, हमारी पहचान हमारे अच्छे व्यवहार से बनती है। यहाँ हमने देखा माटी वाले का व्यवहार सभी के प्रति बहुत अच्छा है, तो सभी उसे बहुत आदर देते हैं और सब पहचानते भी हैं। वह माटा खाना से मिट्टी लाती और घर घर पहुँचाने का कठोर कार्य करती थी। सोचिए, 1-2 किलोमीटर दूर पहले अपने घर से माटा खाना जाना, माटा खाने से मिट्टी खोदकर कनस्तर में भरना, फिर इतने वजन को सिर पर उठाकर 1-2 किलोमीटर दूर जाकर लोगों के घरों में मिट्टी डालना। जिन्हें आवश्यकता होती उनके घरों में वह मिट्टी डालती थी। तो सोचिए, सवेरे से वह घर से निकलती थी और रात को जब अंधेरा होता था तब घर पर लौटती थी। कोई भी उसकी सहायता करने वाला नहीं था, ना तो उसके भरण पोषण में और ना ही उसके घर के कामों में। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बहुत विनम्र और परिश्रमी महिला थी। फिर उसकी अन्य विशेषता है समझदार। माटी वाली बहुत ही समझदार थी। अपने भले और बुरे भाग्य के बारे में नहीं सोचती थी। वह चाहती तो बैठी बैठी बस विचार करती रहती कि मेरा भाग्य कितना खराब है, ईश्वर ने मुझे ये क्यों नहीं दिया, ईश्वर ने सभी की तरह मुझे सारी सुविधाएं क्यों नहीं दी। नहीं, ऐसा नहीं सोचती थी वह तो सुबह से उठकर अपने कर्म करने के लिए, अब परिश्रम के लिए निकल जाती थी और कभी उसने ये नहीं सोचा कि मेरा भाग्य अच्छा है या खराब है। विरासत की संभाल कर रखने की मालकिन की बात पर वह कहती है कि इतनी लंबी बात कोई सोचते ही नहीं है, और इस प्रकार वह अपनी सोच को प्रकट करती है ना, क्योंकि ये कितनी गंभीर बात है कि मालकिन अपने बुजुर्गों के प्रति आदर भाव दर्शा रही है, लेकिन इसके पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं। वैसे तो विरासत के नाम पर इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वह इतनी बात नहीं सोचती है, अपने खुद के बारे में कुछ नहीं सोचती है। लेकिन जब पीतल के गिलास को देखती है तो वह मालकिन की समझदारी और उनकी गहरी विचार क्षमता पर आश्चर्य करती है कि आपने इतनी गहरी बात सोची है। अपने बुजुर्गों, अपने पूर्वजों से मिली विरासत की वस्तुओं को संभाल कर आपने उनके प्रति प्रेम और आदर का भाव दर्शाया है। तो मतलब वह क्या होता है, मालकिन की विचारधारा से सहमत होती है और उस बारे में विचार करने लगती है। उसके बाद देखिए, वह जानती थी कि दिन रात मेहनत करके गरीब पूरा पेट भी नहीं भर पाता। मकान जायदाद की बात तो सपना ही होती है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। माटी वाली का एक कथन शोषण पर आधारित सामाजिक व्यवस्था पर उसकी सोच का सूचक है ना बच्चों। वह औरत गरीब तो थी, लेकिन फिर भी वह अंत में यह सोचती है कि गरीबों के लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान निश्चित होना चाहिए जहां वह रह सके, उसे अपना कह सके। क्योंकि अभी हमने जो कहानी पढ़ी है, इस कहानी में इस गरीब महिला की स्थिति का मार्मिक वर्णन किया गया है। इसका अपना कहने को कोई नहीं है। गरीब आर्थिक स्थिति से वह जूझ रही है और निर्धनता के इस दौर में भी वह हंसी खुशी समझदारी से अपने बीमार पति का ध्यान रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। तो यहाँ पर इस निर्धन महिला की बहुत सारी खूबियों को, बहुत सारी विशेषताओं को बताया गया है। बच्चों, प्रश्न 2 देखिए। माटी वाली के माध्यम से कहानीकार क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों, माटी वाली कहानी के माध्यम से कहानीकार हमें विस्थापन की समस्या और उसके कारण गरीबों के दर्द को आम लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने विस्थापन की समस्या पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और गरीबों की इस विस्थापन के कारण गरीबों की क्या दुर्दशा होती है उसका बखूबी चित्रण
अपनी कहानी में किया है। टिहरी बांध के बनने पर शहर उसके जलाशय में डूब गया। वहाँ के निवासी अपने घरों को छोड़ने को बाध्य हैं। जमीन जायदाद वाले लोग तो कहीं भी जाकर बस सकते हैं, परंतु जो गरीब है, जिनके पास अपना कहने को कोई जमीन या जायदाद नहीं है, वे कहाँ जाएंगे? उनका ठिकाना कहाँ होगा? तो इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने उन गरीब लोगों की मजबूरियों को, उनकी व्यथा को अपने शब्दों के माध्यम से चित्रित किया है। यदि हम इस कहानी को पढ़ते हैं और 5 मिनट बैठकर कल्पना करते हैं तो पूरा चित्र हमारे सामने घूम जाता है। हमारे मन में ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे लोगों के लिए दया भाव उमड़ पड़ता है। अब देखिए, इस कहानी में माटी वाली की खुद की स्वयं की परिस्थितियाँ, उसके द्वारा परिश्रम भाव, घर की आर्थिक तथा मजबूरियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ और मजबूरियाँ। आर्थिक परिस्थितियाँ क्या है? बहुत निर्धन परिस्थितियों से वह गुजर रही है। दूसरा, अन्य कोई व्यक्ति नहीं, वह भी बूढ़ी है। बूढ़ी होने के बाद भी वह हिम्मत रख के कार्य कर रही है। वह भी चाहती तो बिस्तर पकड़ लेती, रेस्ट करती, आराम करती, है ना, घर से बाहर नहीं जाती। वह कहती मेरी भी वृद्धावस्था है, मैं कैसे इतना वजन उठाकर इतनी दूर जाऊं। लेकिन उसने जिम्मेदारियों से दामन नहीं छिड़का। जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रेम पूर्वक अपने गरीब और बीमार अशक्त पति की सेवा कर रही है। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि माटी वाली कहानी उद्देश्यपूर्ण है तथा संदेश देती है कि विकास के नाम पर गरीबों को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। गरीबों के बारे में भी सरकार को सोच रखनी चाहिए। उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि वे कुछ कार्य भी कर सके और उसके साथ साथ मेहनत करके अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में भी कुछ निर्णय ले सके। यस चिल्ड्रन, अब प्रश्न 3 देखेंगे। माटी वाली जैसे दीनहीनों के विषय में पठित पाठ के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। बच्चों, माटी वाली समाज के उन शोषित वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है जो बहुत निर्धन हैं, जिन्हें सरकार तथा समाज दोनों से बहुत ज़्यादा मदद की आवश्यकता है। बच्चों, माटी वाली में हमने जिस महिला को देखा, ऐसे समाज में कई परिवार हैं, कई महिलाएं हैं, कई लोग हैं। तो यदि समाज के सभी लोग ऐसे लोगों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें, ऐसे लोगों की सहायता करें, तो इन लोगों को हम अपने स्तर तक तो नहीं, लेकिन एक अच्छा सुखद जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस पाठ में हमने देखा कि दीनहीनों के विषय में इस पाठ में बताया है कि किस प्रकार माटी वाली अपने परिवार का, बीमार पति का भरण पोषण कर रही है। यदि यहाँ पर समाज का कोई संपन्न व्यक्ति उसे आर्थिक रूप से सहयोग देता तो शायद उसका बीमार पति सही हो जाता और ठीक होकर वह अपनी पत्नी पर आश्रित नहीं रहता। दूसरा, जो उन दोनों की आर्थिक स्थिति है, यानी कि वो लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे समय पर समाज तथा प्रशासन दोनों को इस प्रकार के, इस वर्ग के लोगों की भरपूर सहायता करनी चाहिए। ये नहीं कि, हमारा मानना ये नहीं है कि हम इन्हें आराम से बिठाकर खाना खिलाएं।
यदि आप मेरी मानसिकता जानना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगी कि हमें इनकी मदद तो करनी है, लेकिन स्वाभिमानी बनाना है। अर्थात जो इस तरह के वर्ग के लोग हैं तो पहले उनकी उम्र देखिए। अगर वो वृद्धावस्था के हैं और इस वृद्ध अवस्था में जी रहे हैं तो उन्हें हम कुछ ऐसे छोटे मोटे कार्य करवाएं ताकि उनका पूरा दिन, दैनिक दिनचर्या निश्चित रहे, फिक्स रहे। वे अपने समय को अच्छी तरह से व्यतीत कर पाएं और भोजन वगैरह जो उचित कहते हैं ना, पौष्टिक आहार, जिन्हें दोनों समय यदि भोजन भी मिल जाए तो ये लोग स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इस प्रकार हम इस तरह के लोगों को आर्थिक रूप से, इन लोगों पर हमें दया भाव नहीं दिखाना है, इन्हें सक्षम बनाने के प्रयास करने हैं तो स्वाभिमानी तरीके से आत्मनिर्भर हो सकें, ऐसे हमें प्रयास करने चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ को समझाने के बाद भी मैंने आप लोगों से यही आग्रह किया था कि यदि मनुष्य जन्म लिया है हमने और हम संपन्न वर्ग के हैं, इस प्रकार के शोषित और दीनहीन वर्ग से नहीं हैं, यदि हमारे पास इतना है कि हम आराम से अपना दोनों समय का भोजन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो हमारे भी कर्तव्य हैं कि हम किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों की सहायता करें। और यदि हम नहीं कर सकते हैं तो प्रशासन से ऐसे लोगों के लिए मदद लें, प्रशासन का ध्यान ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित करें ताकि इन्हें इस प्रकार की मजबूरियों से अपना जीवन यापन नहीं करना पड़े। ये भी एक सुखद, व्यवस्थित और आत्मस्वाभिमानी तरीके से जीवन जी सके। तो बच्चों, आप लोग इस पाठ के माध्यम से अपने मानवीय भावों को जगाएंगे और इस प्रकार की मदद करने का प्रयास करेंगे। अब बच्चों, ये प्रश्न मैं आपको भेज रही हूँ, आप कॉपी में लिखेंगे।